बीच में आएंगे, तब तक हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना विलंब किए। बिना किसी औपचारिकता के मां सरस्वती के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का उचित अभिवादन करते हुए कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय श्रीराम मोहन संबद्ध वीर बहादुर पूर्वांचल द्वारा एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकल अप्रोच विषय पर एक विधि ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। शिक्षा किसी देश की नींव है। शिक्षा ही वह साधन है जिसको बचाए रखते हुए वैश्विक व्यवस्था के साथ कदम ताल कर सकते हैं, वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है इसकी चुनौतियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा नीति में भी परिवर्तन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 इन्हीं सब चिंताओं के समाधान और भविष्य की जरूरतों को बनाई गई है। आज हम के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आयाम क्या हैं, इसे लागू कैसे किया जाए, लागू करने का व्यवहारिक दृष्टिकोण कैसा हो, जिससे शिक्षा नीति 2020 के मूल लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो। इन तमाम गंभीर विषयों पर तमाम प्रश्नों के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमें विश्वास है कि आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को हम सभी अध्यापकों, अभिभावकों, छात्र छात्राओं को जो व्याप्त चिंता है उन सभी का समाधान करेंगे। समय दिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम महाविद्यालय के नए समन्वयक डॉक्टर जय कुमार मिश्रा को आमंत्रित करते हैं कि वे हमारे अतिथियों का परिचय और स्वागत करें। डॉक्टर जय कुमार मिश्रा सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के विभिन्न व्यावहारिक पक्षों एवं आयामों पर आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार के प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे हमारे महाविद्यालय के ओजस्वी प्रबंधक कुंवर श्री जयसिंह जी, इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता कर हम सभी को गौरवान्वित कर रही प्रख्यात शिक्षाविद और हमारे विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला एस मौर्य जी, इस वेबिनार में मुख्य वक्ता का दायित्व निभाने वाले हमारे महाविद्यालय के तेजस्वी प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी, और इस वेबिनार में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मंचों से सहभागिता कर रहे प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण, IQAC के और NAC के समन्वयकगण, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक बंधुओं, पत्रकारगण, अभिभावक जन और सहभागितारत छात्र समुदाय। सर्वप्रथम मैं अपने महाविद्यालय के IQAC को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आपने इस वर्तमान शिक्षा सत्र की सबसे प्रासंगिक, जिज्ञासापरक और उपयोगी विषय को अपने वेबिनार का विषय बनाया। मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा में एक बहुविषयक दृष्टिकोण अपनाते हुए कौशल विकास के लक्ष्यों से परिपूर्ण एक ऐसा आधुनिक प्रयास है जो भारतीय मूल्यों को स्थापित करते हुए वैश्विक आवश्यकताओं एवं बदलते परिवेश के अनुकूल शिक्षा को इस प्रकार से वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से समायोजित करता है जिससे भारत पुनः ज्ञान के गौरवपूर्ण शिखर पर आरूढ़ हो सके। इस विषय पर यह वेबिनार आप सबको विभिन्न प्रकार के विचारों और आयामों से परिचित करने का एक प्रयास है। आज के इस
आयोजन में सर्वप्रथम मैं अपने यशस्वी प्रबंधक कुंवर श्री जय सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी नवोन्मेषी दृष्टि निरंतर अभिनव विचारों को आत्मसात करने और हमेशा कुछ नया जानने सुनने की जिज्ञासाओं से भरी रहती है और उनकी उपस्थिति किसी भी कार्यक्रम को गंभीरता और गहराई देती है। सर, इस वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने विश्वविद्यालय की यशस्वी कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर निर्मला एस मौर्य जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनकी सरलता व सादगी अनुकरणीय है। इस वेबिनार के विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पक्षों और आयामों पर उनके विचार पूरे देश में गंभीरता के साथ किए जाते हैं। मैं आपको अपने बीच पाकर हम सभी अभिभूत हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नैक और आईक्यूएसी के समन्वयकों, प्राध्यापक बंधुओं और उनके साथ ही इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे शोधार्थियों, अभिभावकों, छात्राओं और पत्रकारों का भी स्वागत करता हूँ, जिनकी जिज्ञासाओं का समाधान ही इस कार्यक्रम की सफलता का मापदंड बनेगा। अंत में मैं इस कार्यक्रम को तकनीकी रूप से संपन्न कराने में पिछले कई दिनों से लगे हुए महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक बंधुओं, कर्मचारियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस कार्यक्रम को आज यहाँ पे पहुँचाया है। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। धन्यवाद। आपने अतिथियों का स्वागत और परिचय किया। अब क्योंकि मुख्य अतिथि अभी नहीं जुड़ पाए हैं, तो उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए हम अपने महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि वे आएँ आज के इस महत्वपूर्ण विषय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 how to implement a practical approach पर की नोट्स एड्रेस दें और भी इस माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न आयामों और संदर्भों पर प्रकाश डालकर हम सभी का मार्गदर्शन करें। हमें विश्वास है कि आपके वक्तव्य से हम सभी जरूर लाभान्वित होंगे और तमाम हमारे मन में, हम सभी के मन में जो पल रही जिज्ञासाएं हैं, जो चिंताएं हैं, जो शंकाएं हैं, इसे कैसे व्यवहारिक रूप से हम लागू कर पाएँ, इसका अप्रोच क्या हो, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इन तमाम प्रश्नों पर आप बहुत व्यवहारिक तरीके से लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रोफेसर कुमार सर। धन्यवाद संचालक महोदय। रविंदर जी, आप सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने इस एक दिवसीय कार्यशाला में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। यद्यपि कि मुझे जो दायित्व सौंपा गया है वह आज के विषय के थीम को प्रेजेंट करने तथा उसके की नोट को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। लेकिन जैसा आपसे कहा गया कि मैं अपने महाविद्यालय का प्राचार्य भी हूँ, तो चाह कर के भी मैं अपनी सीमा में नहीं रह पा रहा हूँ और बिना अपने अतिथियों का स्वागत किए, या यूँ कहिए कि उनके स्वागत करने के लोभ का मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, और बिना उनका स्वागत किए मैं वक्तव्य शायद दे पाने में असमर्थ होऊंगा। इसलिए सबसे पहले मैं इस कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे अपने सभी प्रतिभागियों का अपनी तरफ से, इस महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विशेष रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने मुख्य अतिथि महोदया का, हमारे जो विश्वविद्यालय परिवार की मुखिया हैं प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य जी, जो अत्यंत सहज, सरल, मृदुभाषी
और बहुत ही सहयोगी प्रवृत्ति की हैं। हर कोई इस बात से वाकिफ़ है कि कितनी सहजता से वह हम सबको आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके बाद मैं स्वागत करता हूँ अपने परिवार के मुखिया, हम सबके अग्रज, मार्गदर्शक, संरक्षक, आदरणीय हमारे प्रबंधक कुंवर जय सिंह जी, जिनकी प्रगतिशील सोच, जिनका अध्यवसाय, जिनकी बहुआयामी प्रतिभा, जिसके द्वारा यह महाविद्यालय दिन रात प्रगति कर रहा है और जो किसी भी कार्य के लिए सदैव पूरे तन मन से लगे भी रहते हैं और खड़े भी रहते हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये सौभाग्य मेरा है व्यक्तिगत तौर पर और पूरे महाविद्यालय का सामान्य रूप से कि आप हमारे प्रबंधक हैं और हम आपके सानिध्य में काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं स्वागत करता हूं अपने सभी प्राध्यापकों का, पूरे कर्मचारियों का, इस प्रतिभाग में प्रतिभाग कर रहे विभिन्न प्राचार्यों का, विभिन्न IQAC सेल के कोऑर्डिनेटर्स का, तमाम और उन स्टेक होल्डर्स का जो नई शिक्षा नीति से सीधे जुड़े हैं, वह अभिभावक हों, छात्र हों या इस व्यवस्था में लगे प्रशासनिक अधिकारीगण हों। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे गूगल मीट की सीमा 100 ही है और कम से कम दर्जनों लोग अभी लाइन में हैं जिनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं। 4-6 जगहें इसलिए बचा कर रखा हूं कि कोई ऐसा अगर आ गया बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति तो उसको डिनाई न करना पड़े। तो यह आप सबका प्रेम ही है और लगाव ही है कि यह वर्कशॉप इतनी अच्छे से संपन्न हो रही है। हमारे तिलकधारी महाविद्यालय के IQAC सेल के लोग जुड़े हुए हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, उनके 7 लोग हैं। इन सब लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा मुझे निर्देशित किया गया कि मुझे नई शिक्षा नीति हाउ टू इम्प्लीमेंट अ प्रैक्टिकल अप्रोच विषय पर अपनी बात रखनी है, तो ईमानदारी की बात तो यह है कि आज की यह कार्यशाला जब हम लोगों ने फ्रेम की तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि इसमें कोई बोलेगा नहीं, सभी लोगों को एक ओपन प्लेटफार्म उपलब्ध कराया जाएगा और जितनी समस्याओं से हमारा विश्वविद्यालय परिवार, विभिन्न महाविद्यालय के लोग रूबरू हो रहे हैं, उन सारी समस्याओं को इस प्लेटफार्म पर रखकर एक दूसरे से जो बेहतर उसका समाधान दे सकेगा उससे समाधान की उम्मीद की जाएगी और एक तरह से आम चर्चा के लिए यह प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया। लेकिन यह काम हम लोग दूसरे सत्र में करेंगे। इसके पहले एक सामान्य सी जानकारी पूरे इस नए शिक्षा नीति की या उसके उच्च शिक्षा में क्रियान्वयन के संदर्भ में जो भी बातें हमें आपको जाननी चाहिए या कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो रहा है, उन सब को लेकर के एक सामान्य प्रस्तुतिकरण के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारी बातें जिनको आप कई बार पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, उनको मैं नहीं स्पर्श करना चाहूँगा, लेकिन सीधे उस मुद्दे की बात करूँगा जिस पर हम लोग बहस करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मित्रों, इस नई शिक्षा नीति 2020 प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक जितने भी परिवर्तन हुए, चाहे वो परिवर्तन उम्र को लेकर के हुए हों, चाहे वह परिवर्तन विषय के चुनाव को लेकर हुए हों, चाहे वह परिवर्तन विषय की फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर हुआ हो, चाहे वह आपके चॉइस को लेकर हुआ हो, चाहे आपके गैप को लेकर हुआ हो, ये सब बातें हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं। उन पर हमें बहुत बात नहीं करनी है। सीधे सीधे हम अपनी हायर एजुकेशन में जब हमने नई शिक्षा नीति लागू की तो कुछ इश्यूज़ हैं बहुत साफ साफ, जैसे एडमिशन, करिकुलम, एग्ज़ामिनेशन और क्रेडिट और उसका मेंटेनेंस। सबसे पहले एडमिशन के मुद्दे पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर जो डाउट होगा, जो प्रश्न हमारे आपके दिमाग में आएंगे, जो बातें हमसे छूट जाएंगी, उनको हम लोग ओपन फोरम पर डिस्कस करेंगे। जहाँ तक एडमिशन की बात है तो अभी तक हमारे एडमिशन की प्रक्रिया वार्षिक होती थी, अब वो सेमेस्टर वाइज हो गई, यानी सेमेस्टर इंट्रोड्यूस हो गया।
तो सेमेस्टर इंट्रोड्यूस हो गया, तो हम उस सेमेस्टर की वजह से कौन सी समस्या फेस कर रहा है विद्यालय, प्राचार्य, अध्यापक, उस पर हमें विचार करना है। एडमिशन के लिए पहले हम 3 सब्जेक्ट का एडमिशन लेते थे, अब हमें 6 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना है, तो उसकी वजह से हमें कौन सी समस्याएं आ रही हैं। बच्चों को सब्जेक्ट का चुनाव, पहले हम कोई कॉम्बिनेशन रखते थे, अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जिसको बहुत स्पष्ट कहा जाए तो चॉइस बेस्ड का मतलब जो स्टेक होल्डर है उसकी चॉइस, और उसके आधार पर वो सर्टेन क्रेडिट अगर एक्वायर कर लेता है तो वह डिग्री पा जाएगा, और वह उतना क्रेडिट चाहे जो पढ़ के इकट्ठा कर ले, इसके लिए उसको फ्रीडम है। तो अब अगर ऐसी हमने चॉइस की फ्रीडम दे रखी है, तो ऐसी चॉइस को फुलफ़िल करने की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उससे हम कितना अपनी समस्या को फेस कर रहे हैं, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। फिर एग्ज़ामिनेशन का मुद्दा है, तो एग्ज़ामिनेशन में पहले इंटरनल असेसमेंट का सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग प्रैक्टिकल कराया करते थे, एक काम था। आप 25 नंबर का हर विषय का इंटरनल असेसमेंट आपको कराना है, तो वह इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, उसके मार्क्स कैसे मेंटेन होंगे, कैसे उसकी क्रॉस लिस्ट बनाएंगे हम, कैसे हम उसको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी को प्रेषित करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमें तब करनी है जब हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स क्रंच है। हम मानवीय संसाधन की बात करें तो आप देख रहे हैं कि तमाम विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, और हमारी संख्या जो अभी तक चली आ रही थी उसके हिसाब से क्या हमारे टीचर टाट रेशियो मेंटेन हो पा रहे हैं, क्या सेमेस्टर के हिसाब से हमारी छात्र संख्या सूटेबल है, क्या सेमेस्टर के हिसाब से हमारा जो सिस्टम है वो उतना इफ़िशियंट है, क्या हमारी टेक्नोलॉजी उतनी इफ़िशियंट है, क्या हमारा मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग है, क्या हम टाइम के प्रति उतना पंक्चुअल हो पाएंगे, क्या हम कार्य को क्वालिटीपूर्ण तरीके से डिलीवर कर पाएंगे। ये सारे मुद्दे भी हम लोगों को बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। इसके बाद जब हम असेसमेंट करा लेंगे, हमारा स्कोर हमको मिल जाएगा, तो प्रश्न है कि वो क्रेडिट को फिर हम कैसे स्टोर करेंगे। तो मित्रों, बहुत संक्षेप में हम सारी बात आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक एडमिशन का प्रोसीजर है, तो एडमिशन में नई शिक्षा नीति में हम यह सुझाव दिया गया है कि बच्चा 3 मेजर सब्जेक्ट का चुनाव करेगा, जिसमें 2 मेजर उसके एक ही फैकल्टी के होंगे जिसका वो विद्यार्थी कहा जाएगा, और तीसरा मेजर इलेक्टिव होगा जिसे वह उसी फैकल्टी से ले सकता है या वह किसी भी फैकल्टी से ले सकता है, और इसके साथ साथ वह एक माइनर सब्जेक्ट पढ़ेगा। माइनर सब्जेक्ट वह है यदि उसके पास एक मेजर किसी दूसरी फैकल्टी का हो गया है, तो माइनर वह चाहे जिस फैकल्टी से ले सकता है, कोई बाइंडिंग नहीं है। लेकिन ये शर्त है कि 3 मेजर और 1 माइनर, चारों को अगर हम जोड़ दें तो कोई एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दूसरी फैकल्टी का हो। इसका उद्देश्य यह तय किया गया कि मल्टी जो डिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहु विषयक दृष्टिकोण जिसको आप कहते हैं, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह कंपल्सन किया गया। इसके अलावा इसमें एक को करिकुलर है, सह पाठ्यक्रम जिसको आप कहते हैं, और इसे आपको पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में पढ़ने हैं, और एक वोकेशनल कोर्स पढ़ना है जिसे आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ना है। और इस वोकेशनल कोर्स के साथ यहाँ थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे कि पूरे इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जो सबसे अधिक परेशानी पैदा किया हुआ है हम लोगों को, वह ये वोकेशनल है। उसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वोकेशनल का ज़्यादातर कोर्स
लगभग सारे ही कोर्स अभी वो तैयार नहीं हैं। अब वोकेशनल भी आपको दिया गया और ये कहा गया कि इसका कोर्स भी तैयार करिए। कोर्स तैयार करके इसे आप बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से, अपनी काउंसिल से इसको अप्रूव कराइए, फिर इसको आप चलाइए। उस कोर्स को आप अपने किसी स्किल पार्टनर के साथ MOU साइन करिए। उसका जो प्रैक्टिकल का पोर्शन है वह अपने आप स्किल पार्टनर के साथ करिए, थियरी अपने यहाँ पढ़ाइए, दोनों मिल कर के इसका असेसमेंट करेंगे। ये पूरी तरह से कॉलेज लेवल पर होना है। बात बहुत अच्छी है। अब समस्या इसके व्यवहारिक पहलू पर है कि हम कोर्स कौन सा तय करें। अपने आसपास 4-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर में ऐसा कौन सा हमारा स्किल पार्टनर है जिससे हम MOU साइन करें। हम बच्चों को उस एडिशनल बर्डन के लिए कैसे तैयार करें, कैसे हम उनको वहाँ ले जाएं, या हम अगर इसके लिए अलग से कोई प्रोविज़न करते हैं तो कैसे उनको पढ़ाया जाए। ये सारे ऐसे कुछ विशेष मुद्दे हैं जिनके लिए मैं वाइस चांसलर महोदया से निवेदन करने वाला था कि मैडम, इसके लिए कुछ विश्वविद्यालय स्तर पर आप प्रयास करिए, तभी इसके साथ शायद जस्टिस हो पाएगी। क्योंकि विद्यालयों के संसाधनों का अभाव, चाहे वह मानवीय हो चाहे वह भौतिक हो, और दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों की आर्थिक स्थिति के आधार पर अगर हम ये कहें कि वोकेशनल कोर्सेज़ को तैयार करके मैनेज करके क्वालिटी वाइज उनको डिलीवर किया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत व्यवहारिक नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा मुझे तो परेशानी समझ में आ रही है, बाकी मित्र बहुत सारे जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी बात शेयर करेंगे। अगर उनको लगता है कि आराम से किया जा सकता है तो हम लोग भी जानना चाहेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिससे हम आराम से कर सकते हैं। मित्रों, जहाँ तक क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया गया हर जगह, कई हमारे मित्रों ने कहा कि क्रेडिट कैसे जोड़ा जाएगा। वास्तव में क्रेडिट को जोड़ना ही नहीं है। क्रेडिट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अब कितना वेटेज दिया जा रहा है। अगर विषय बहुत बढ़िया है, बहुत उपयोगी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसका वेटेज आपने ज़्यादा रखा हुआ है। कुछ विषय सामान्य है, उसका वेटेज आपने कम रखा हुआ है। तो क्रेडिट का मतलब सिर्फ विषय का वेटेज है और उसका संबंध सिर्फ अध्यापन कालांश से है। जैसे अगर आप कहते हैं कि इससे का 1 क्रेडिट है इस विषय का, तो इसका मतलब है कि आपको वीक में 1 लेक्चर उस पर कराना है। इसी तरह मैक्सिमम 6 क्रेडिट का आपका कोर्स हो सकता है, क्योंकि 6 दिन का आपका वर्किंग पीरियड है, तो 6 दिन में आप 6 घंटे पढ़ा सकते हैं। तो जिस कोर्स का क्रेडिट 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपको 6 घंटे पर वीक पढ़ाना है, और क्योंकि सेमेस्टर 15 घंटे का निर्धारित है, यानी 90 घंटे में आपको वह कोर्स ख़त्म करना है। 15 छक्का 90। और जब आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं उस कोर्स के को लेकर के निर्धारित, जब आप अटेंडेंस पूरी कर लेते हैं, जब आप उसका असाइनमेंट आप पूरा कर लेते हैं, जब आप मिड टर्म पूरा कर लेते हैं, जब आप फाइनल एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हैं और आप पास हो जाते हैं, तो आपको वह 6 क्रेडिट है वो मिल जाता है। 6 क्रेडिट मिलने की शर्त यही है कि आपको अनिवार्य रूप से यू हैव टू अपीयर इन द एग्ज़ामिनेशन। आपको उसमें अपीयर होना है, पास होना है, और ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, फिर आपको 6 क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आप क्या क्या करेंगे तो 6 क्रेडिट मिलेगा और क्या क्या नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो 6 क्रेडिट आपको मिलती है जब आप सारा प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा एक दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस क्रेडिट का जो हमने स्टोर किया, मान लीजिए मैंने BA1 पास कर लिया, और BA1 पास करने का टोटल जोड़ करके मान लीजिए कि 46 क्रेडिट प्रेस्क्राइब्ड था। मैंने वो 46 क्रेडिट जो मेरे मन में सब्जेक्ट आया उसको मैंने लिया और पढ़ करके मैंने 46 क्रेडिट पूरा कर लिया। या मान लीजिए मैंने BA1 में अगर की क्रेडिट पूरी कर ली और मैंने पढ़ाई छोड़ दी, तो अब ये आपका जो क्रेडिट है जो आपने स्कोर किया हुआ है, यह क्रेडिट, यह प्रोविज़न है
कि आपका यह क्रेडिट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएगा और वहाँ अब ये 7 साल तक सुरक्षित रहेगा। वहाँ जमा करने के लिए ऑथेंटिक व्यक्ति का होना, कौन उसे ऑपरेट करेगा, कौन मेंटेन करेगा, कौन देखेगा, इसका एक अलग प्रोसीजर है। और 7 साल के अंदर वो जब दोबारा कभी भी टाइम पाता है, अगर BA2 का कोर्स पूरा कर लेता है, BA1 का दूसरा साल पूरा कर लेता है, तो उसके पुराने क्रेडिट जुड़ जाएंगे और मिलकर के वह और तीसरा साल पूरा कर लेता है तो सब मिला करके उसको कोर्स का वह सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा भी है कि अगर वह 1 साल करके छोड़ देता है, तो अभी तक ये था कि अगर आप 1 साल पढ़ करके आपने छोड़ दिया तो आपका BA बेकार हो जाता था, 2 साल पढ़ के छोड़ दिया तो भी BA बेकार हो जाता था, 3 साल आपको करना ही करना होता था। लेकिन अब यह अच्छा यह है कि अगर आप नहीं भी पूरा करते हैं, तो अगर आप 1 साल पढ़ते हैं, 2 साल पढ़ते हैं, 3 साल पढ़ते हैं, तो 4 साल पढ़ते हैं, तो भी आपको एक कोई न कोई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 1 साल पढ़ेंगे तो सर्टिफिकेट पा जाएंगे, 2 साल पढ़ेंगे डिप्लोमा पा जाएंगे, 3 साल पढ़ेंगे डिग्री पा जाएंगे, और अगर आप 4 साल पढ़ते हैं तो आपको डिग्री विथ रिसर्च मिल जाएगा। इसका मतलब आपकी यह पढ़ाई जो है वह बेकार नहीं होगी, वह पढ़ाई आपके काम आ जाएगी। वह चाहे 1 सेमेस्टर में करिए, चाहे 1 साल करिए, चाहे 2 साल करिए, चाहे 3 साल करिए। अब सवाल यह है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जहां आपके इस नई शिक्षा नीति में जितनी भी सुविधाएं दी गई हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की, क्रेडिट स्टोरेज की, इन सब के लिए ज़रूरी है कि हमारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन हो। अब उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशंस नई शिक्षा नीति में तय है या जो UGC ने प्रेस्क्राइब किया, वो यह है कि उन संस्थाओं का ही रजिस्ट्रेशन होगा जो संस्थाएं या तो QS की जो रैंकिंग है इंटरनेशनल उसमें 1000 के अंदर हों, या नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर साल रैंकिंग संस्थाओं कराता है उसमें 100 के अंदर हो, या NAAC द्वारा जो A ग्रेड से एक्रेडिटेड हो। इसका मतलब आप ध्यान दीजिए कि अगर यह कंडीशन है तो निश्चित रूप से हमारे पूरे प्रदेश के गिने चुने विद्यालय ही ऐसे होंगे जो इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में अपना पंजीकरण करा पाएंगे, और इन छात्रों का जो मूवमेंट है वह पूरे देश भर में कहीं भी जब चाहें, 10 क्रेडिट उन्होंने जौनपुर से पढ़ लिया और 10 क्रेडिट उन्होंने बनारस से पढ़ लिया, 10 क्रेडिट उन्होंने मान लीजिए कि लखनऊ से पढ़ लिया, 10 क्रेडिट उन्होंने दिल्ली से पढ़ लिया, तो कहीं भी पढ़ करके अपने क्रेडिट को जुड़वा पाना तभी संभव हो पाएगा जब हमारी संस्थाएं इस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर रजिस्टर हों। चूँकि ऐसा नहीं होने की संभावना है, इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अल्टरनेटिव एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी बनाया हुआ है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेज ऑफ उत्तर प्रदेश करके। इसका डिटेल कैसे पंजीकरण होगा, क्या होगा, यह हम विश्वविद्यालय को एक वर्कशॉप करा करके क्लियर करना चाहिए। तो हमको ये क्रेडिट पर भी विशेष रूप से फोकस करना है कि कैसे इसे मेंटेन करना है, यानी हमारा जो डिजिटल एटमॉस्फेयर है हमारे विद्यालय का, उसे अब बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। सब कुछ हमें ऑनलाइन करना है, सब कुछ को हमको अपने वेबसाइट से ऐड करना है। तो निश्चित रूप से हमको अपनी वेबसाइट के अनुरूप ही वेबसाइट को इस तरह फ्रेम करने की ज़रूरत है कि हम नई शिक्षा नीति को उससे कोऑर्डिनेट कर सकें और बहुत सारे काम हमारे आसान हो सकें। इसके अलावा जो अगला मुद्दा है वह इम्पॉर्टेंट यह है कि हमारा जो इंटरनल असेसमेंट है, इंटरनल असेसमेंट हम कैसे कराएंगे। जो 75 नंबर की परीक्षा विश्वविद्यालय कराएगी वह तो हमारा आपका हेडेक नहीं है, क्योंकि वो परीक्षा जैसे होती थी वैसे ही होगी। अब वो उस परीक्षा का नेचर क्या होगा, क्वेश्चन पेपर का मोड क्या होगा, वो बहुविकल्पी होगा कि लघुत्तरीय होगा कि दीर्घोत्तरीय होगा, तो वह यूनिवर्सिटी ने क्लियर कर दिया है कि जो 75 नंबर की परीक्षा होनी है वह मल्टीपल चॉइस होगी, और वह परीक्षा में OMR पर वो परीक्षा कराई जाएगी। OMR बेस्ड उस एग्ज़ाम में
बच्चे OMR जमा कर देंगे, क्वेश्चन बुकलेट अपने साथ ले जाएंगे। तो वह हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या वह 15 नंबर जो 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है वह है, उसमें जिसमें 15 नंबर का मिड टर्म अप्रेजल है। अब मित्रों, मिड टर्म अप्रेजल में सवाल कैसे होंगे यह भी विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है, अब डाउट नहीं रह गया है। अब क्या है कि आपको 5 सवाल पूछने हैं उसमें, तो पहला क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा और उसकी वर्ड लिमिट है 20 से 30 शब्द। दूसरा, तीसरा और चौथा प्रश्न जो होगा वो 3 नंबर का होगा, उसकी वर्ड लिमिट है 40 से 50 शब्द। पांचवा सवाल जो होगा उसकी वर्ड लिमिट है 70 से 80 वर्ड और वो होगा 4 नंबर का। इस तरह आप देखें तो 15 नंबर का आपका मिड टर्म अप्रेजल है, जिसके बारे में लिखा गया है कि संबंधित प्राध्यापक ही प्रश्न बनाएगा, वही परीक्षा लेगा, वही उसका मूल्यांकन करेगा, वही उसके अंकों की सुरक्षा करेगा और वही व्यवस्थित करके उस अंक पत्र को अपनी नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति का जो संयोजक आपने विद्यालय में बनाया है उसको हैंडओवर कर देगा। अब यह उस संयोजक की जिम्मेदारी है कि वह उस सारे मार्क्स को ऑनलाइन मोड में भी विश्वविद्यालय को प्रेषित करे और उसकी हार्ड कॉपी भी एक विश्वविद्यालय को प्रेषित करे और एक अपने पास रखे। मित्रों, मुद्दा यही है जो हमको थोड़ा सचेत होने की ज़रूरत है। अगर हमको विश्वविद्यालय वह मार्क्स भेजना है तो यह निश्चित रूप से अनिवार्य है कि हमारे सभी छात्रों का मार्क्स हमारे पास उसी रोल नंबर से होना चाहिए जिस रोल नंबर से विश्वविद्यालय परीक्षा करा रहा है। तो अब ये थोड़ी सी समस्या ज़रूर है कि मिड टर्म अगर हम अभी तुरंत करा लिए, कुछ लोग करा भी चुके हैं, हम लोग भी एक दो परीक्षा करा चुके हैं, तो अब समस्या ये है कि अगर हम बिना किसी रोल नंबर के, बिना किसी सीक्वेंस के लड़कों का नाम, पिता का नाम और अपनी मान लीजिए स्टूडेंट आईडी लिख करके परीक्षा करा लेते हैं, तो जब हमको यह मार्क्स रोल नंबर पर भेजना होगा तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक एक लड़के का रोल नंबर ढूंढ करके उसके मार्क्स के सामने लिखना। तो इसलिए एक तो तरीका यही है कि भाई हम लोग पहले परीक्षा करा ले रहे हैं, बाद में ढूंढ के लिखेंगे। दूसरा यह है कि असाइनमेंट हम करा लें, प्रेजेंटेशन हम करा लें, मिड टर्म के बच्चों को बता दें कि तुम्हारा होना है, अपनी तैयारी करो। जब हमारी परीक्षा फॉर्म भर जाए परीक्षा यूनिवर्सिटी का, जब हमारा नॉमिनल रोल जनरेट हो जाए कॉलेज में सब्जेक्ट वाइज, तब हम उससे अपना मिड टर्म टेस्ट करा लें और रोल नंबर के सामने आराम से, चाहे हमको +7 पर साइन कराना हो, चाहे उनके मार्क्स लिखने हों, और फिर हम वही फॉर्मेट विश्वविद्यालय को आराम से प्रेषित कर सकते हैं बिना किसी विशेष परेशानी के, और उसी से हम ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही विकल्प हमारे पास है। अपनी सुविधा के अनुसार हमको लगता है कि हम लोग यह बात देख लें कि कैसे कराना ज़्यादा व्यवहारिक है। लेकिन व्यवहारिक तो वही है जिसमें हमको विषय वाइज रोल नंबर बच्चे का वह उपलब्ध हो जिस रोल नंबर से विश्वविद्यालय परीक्षा कराएगा, क्योंकि विश्वविद्यालय को भी सुविधा होगी और हमको आपको भी सुविधा रहेगी यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो। बाकी आप अभी हमारे मित्रगण जुड़ेंगे जब ओपन सेशन में, अगर कोई और बेहतर विकल्प उनके पास है तो वह हम सबको सबके साथ शेयर करें, ताकि हम सब लोग इसका समाधान ढूंढ सकें और इसको प्रभावशाली तरीके से संपन्न कर सकें। इसके बाद 5 नंबर का मित्रों इसमें अटेंडेंस है। इसका भी बहुत ही क्लियर कट विश्वविद्यालय ने डिवीज़न कर रखा है कि 5 नंबर के उस अटेंडेंस में अगर विद्यार्थी की उपस्थिति 95% के ऊपर है तो उसे 5 अंक दिए जाएंगे। अगर 85 से 94% के ऊपर दिया जाता है उसकी अटेंडेंस है तो उसे 4 अंक दिए जाएंगे। अगर 80 से 84% के बीच में अटेंडेंस है तो 3 अंक दिए जाएंगे, और 75 से अगर 79% के बीच में उपस्थिति है तो उसे 2 अंक दिए जाएंगे। मित्रों, एक प्रोविज़न है कि विशेष परिस्थिति में वाइस चांसलर महोदय या प्रिंसिपल किसी को उपस्थिति से कुछ छूट दे सकता है।
तो यदि ऐसी छूट की स्थिति बनती है तो उसे केवल 1 अंक दिया जाना है। तो आपने देखा कि अटेंडेंस को भी लेकर के बात लगभग क्लियर है। इसके बाद 5 नंबर का उसमें असाइनमेंट है, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन है। कृपया अपना मोबाइल आप लोग म्यूट कर लें सर, कुछ लोगों का मोबाइल अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लें। कृपया अपना मोबाइल म्यूट कर लें सर। तो अब जहाँ तक बात असाइनमेंट की है सर, तो असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन उसमें शामिल है। हालांकि वो 5 नंबर का है, लेकिन उद्देश्य उसका यह है कि बच्चे का विषय के प्रति उसकी समझ बढ़ जाए, उसका एक्सप्लेनेशन पावर बढ़ जाए, उसकी क्रिटिकल हायर थिंकिंग बढ़ जाए और वह डिजिटल फ्रेंडली हो जाए। यह डेवलप करने के लिए असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन को शामिल किया गया। तो अब उसमें क्या करिए कि आप उनको एक बड़ा सवाल जिसकी सीमा निर्धारित है कि 500 से 1500 शब्द से के बीच में आपको असाइनमेंट देना है, वो लिख करके बढ़िया तैयार करें और आप उससे उसका आप क्लास में प्रेजेंटेशन भी कराएं, ताकि वह थोड़ा बहुत डिजिटल फ्रेंडली भी हो जाए। वह पावर पॉइंट समझ जाए, वह कंप्यूटर की हैंडलिंग समझ जाए, वह ब्लैक बोर्ड फेस करना समझ जाए। तो वह जैसे भी प्रेजेंट करना चाहे, वह पावर पॉइंट से प्रेजेंट करना चाहे, ब्लैक बोर्ड पर प्रेजेंट करना चाहे, ओरल प्रेजेंट करना चाहे, तो उससे प्रेजेंट कराने का प्रयास करें। उसे निश्चित रूप से छात्र के अंदर भी वह योग्यता पैदा होगी और उसकी झिझक खत्म होगी, वह कुछ बेहतर करने का प्रयास करेगा। तो ये इतने सारे प्रोसेस जब हम कंप्लीट करते हैं, तब जाकर के नई शिक्षा नीति को जो क्रियान्वित करने का मुद्दा है, यह उत्पन्न जो हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक हमको सरलता और सहजता हो जाती है। मित्रों, ये पूरी की पूरी नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए नई शिक्षा नीति में बहुत सारे सेल्स की बात की गई है। वैसे ऐसा नहीं है कि अभी तक आपके पास सेल नहीं थी या आप सेल के बिना काम करते थे। हमारे पास बहुत सारी कमेटियां विद्यालयों में पहले से भी काम कर रही हैं और वो मोर और लेस इसी तरह के कामों के लिए थीं। अब यह हो सकता था कि इतनी फोकस्ड नहीं थी। तो वो कुछ कमेटियां हैं जो आप उसमें आपको रिकमेंड की गई हैं, और उन समितियों को कैसे आप बनाएंगे, उन समितियों का स्ट्रक्चर क्या होगा, उन समितियों का काम क्या होगा, वो समितियां कैसे फंक्शन करेंगी, उसमें उन समितियों के नाम हम आपको बता दे रहे हैं। और उन समितियों के बारे में बहुत विस्तार से एक बहुत कंप्लीट वीडियो आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पर कि मेरा यूट्यूब चैनल है अरुण सिंह विनम्र। उस यूट्यूब चैनल पर नई शिक्षा नीति के जितने भी पहलू हैं, उसकी नियमावली क्या है, एडमिशन क्या है, करिकुलम क्या है, एग्ज़ामिनेशन क्या है, या डिफरेंट सेल्स क्या हैं, उनके काम क्या हैं, इन सब पर कई वीडियो पड़े हुए हैं। तो एक बार आप प्लीज़ विज़िट करें और पूरे वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यूट्यूब चैनल अरुण सिंह विनम्र आप क्लिक करेंगे तो आपको नई शिक्षा नीति पर सारे वीडियो मिलेंगे। तो उसमें जैसे इंडस्ट्री एकेडमिया इंटीग्रेशन एंड स्किल डेवलपमेंट सेल, वास्तव में इसका उद्देश्य वही है जैसा हम लोगों ने पीछे देखा कि जो वोकेशनल कोर्स हमारा चल रहा है, जिसका उद्देश्य है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को रोज़गार देने वाला बनाना, न कि रोज़गार मांगने वाला। तो ऐसे में यह एक सेल होना चाहिए जो हमारे कैंपस और इंडस्ट्री को कोऑर्डिनेट कर सके और छात्रों में स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके। दूसरा एक एलएमएस सेल है, लर्निंग मैनेजमेंट सेल सिस्टम सेल है। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये पूरे लर्निंग प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक ग्रुप होने की ज़रूरत है कॉलेज में, जिसको बनाने की बात कही गई।
टीचर री स्किलिंग सेल। वास्तव में टीचर री स्किलिंग सेल क्या है, ये हम आप सब जानते हैं कि जो डे टू डे के चेंजेज हैं, चाहे वो आपके पर्टिकुलर कोर्स के हों, चाहे वह टेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो है किसी गाइडलाइन से जुड़े हों, जो नए नए विधि विधान आते रहते हैं, इन सब से आपको अप टू डेट रखने के लिए एक ऐसा सेल होना चाहिए जो इन पर कार्यक्रम कराता रहे, आपको रिफ्रेश करता रहे, आपको ट्रेंड करता रहे, एक्सपर्ट्स को बुला करके खुद मेहनत करके सेल तैयार कर सकता है कंटेंट। तो उसके लिए एक री स्केलिंग सेल की ज़रूरत है, जिससे कि कहते हैं ना कि जंग न लगने पाए, चीज़ें रिफ्रेश होती रहें, नई होती रहें, क्योंकि बहता हुआ पानी ही स्वच्छ रहता है। पानी रुक जाता है तो फिर उसमें गंदगी उत्पन्न होने लगती है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट सेल। ये पहले से भी हमारे पास प्लानिंग बोर्ड हुआ करता था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, ये वही है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट सेल है। तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट हैं, फिजिकल या ह्यूमन या एकेडमिक जैसी भी हैं, उन सब पर एक कोऑर्डिनेट एफर्ट करने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है कि हम पूरे कॉलेज को 5 साल, 10 साल, 15 साल का एक प्रोजेक्ट बना करके ये उसको प्रोजेक्ट करें कि हम इसको 15 साल बाद वहाँ ले जाएंगे, और वहाँ 15 साल बाद जाने के लिए हमको हर साल क्या करना है, प्रत्येक वर्ष। तो उसका हमको एक जो प्रॉस्पेक्टिव वाली प्लानिंग है, उसके हिसाब से हमको अपनी एनुअल प्लानिंग कैसे बनानी है, ये सारे काम हमारा इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट सेल करेगा। एक्टिविटी क्लब है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप रोज़ ही देखते हैं कि कोई न कोई डे आपको मनाना होता है, आप कोई न कोई कार्यक्रम है, 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, तो इस तरह के, या कल्चर से रिलेटेड कोई कार्यक्रम है, लोकल लेवल पर बहुत सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं सोसाइटी की अवेयरनेस के लिए, जैसे मतदाता जागरूकता रैली है, कोविड वैक्सीनेशन है, या पर्यावरण को लेकर के तमाम जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों को चलाना पड़ता है कि लोग पेड़ लगाएं, पोल्यूशन न फैलाएं, पानी को बचाने को लेकर के। तो इन सारे कार्यों के लिए हमें एक एक्टिविटी क्लब बनाने की ज़रूरत है जो इन सबको कोऑर्डिनेट करे। इंडियन लैंग्वेज कल्चर एंड आर्ट सेल है, हमको अपने कल्चर के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, भाषा खास करके जब हम लोकल लेवल पर बात करते हैं तो हम जानते हैं कि भाषा बहुत तरह की होती है। भाषा हमारी एक मातृभाषा है, एक राष्ट्रभाषा है, एक हमारी क्षेत्रीय भाषा है, एक हमारी स्थानीय भाषा है। तो इन सारी भाषाओं को हमें प्रिजर्व करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा आप जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं, इसलिए कि उनके संरक्षण का कोई बहुत प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो उसके लिए एक इस सेल की ज़रूरत है जो लोकल लेवल पर जो हमारी भाषा है उसको प्रिजर्व करने का काम करे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सेल है, ऐसा माना जाता है कि हमारे संस्थाओं में बाहर के भी विद्यार्थी आएँ तो कैसे आएँ, इसके लिए एक सेल की ज़रूरत है। वो सेल क्या करे, वह छात्रों को असिस्ट करे। स्टूडेंट बाहर से जब आता है तो उसको बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन आने के पहले और आने के बाद, और बहुत सारे सहयोग उसको ज़रूरी होते हैं। उसके लिए वह अप्लाई कैसे करेगा, वह वीज़ा कैसे पाएगा, उसे प्रोसेस क्या करना है, वह यहाँ आएगा तो कहाँ रहेगा, उसके पास उसको मोबाइल कैसे उसको मिलेगी, उसकी सुरक्षा कैसे होगी, ये सारे इंतज़ाम करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टूडेंट सेल होनी चाहिए जो सबको मॉनिटर करे, ताकि विद्यार्थी को आपके संस्था में आने के बाद किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मेंटरिंग एंड काउंसलिंग सेल, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब तो सीबीएसई स्कूलों में कंपलसरी भी कर दिया है कि आपको एक मेंटर अपॉइंट ही करना है परमानेंट। वो इसलिए कि इतने तरह का अब छात्रों पर दबाव है, कंपटीशन को लेकर के, कैरियर को लेकर के, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एकेडमिक प्रेशर है। तो ऐसे में उनका मानसिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न रहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी एक सेल का होना ज़रूरी है जो छात्रों को इस तरह के कार्यक्रमों से मोटिवेट करती रहे, उन्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करे। किसी छात्र को कोई अगर किसी तरह की दिक्कत उत्पन्न हो जाती है तो उसकी काउंसलिंग करे, उसे समझाए, उसे मोटिवेट करे
उसमें पॉजिटिव अप्रोच डेवलप करे, उसका टेम्पर साइंटिफिक बनाने का प्रयास करे, तो ताकि वह बेहतर से बेहतर कार्य संपन्न कर सके। तो ये बहुत कुछ मुख्य बातें हैं जो हमको आपको सिर्फ इसलिए डिस्कस करना था कि ताकि आपको वह प्लेटफॉर्म मिल सके जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी डाउट्स रेज कर सकें, जिस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बात शेयर कर सकें, ताकि आप उसमें कुछ सजेस्ट कर सकें और हम सब लोग एक दूसरे के अनुभव से, एक दूसरे की योग्यता से, एक दूसरे की क्षमता से लाभ लेकर के इस नई शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से न केवल लागू कर सकें बल्कि अपने छात्रों के लिए इसे हम उपयोगी भी बना सकें। और इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह वर्कशॉप निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए तमाम समस्याओं के समाधान का आधार बनेगा और हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक बार फिर से संचालक महोदय को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।